जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो चलिए इससे जुड़े जितने भी अनुच्छेद संविधान में वर्णित है उसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो अनुच्छेद है इससे ये जुड़ा है, ये है अनुच्छेद 74। तो देखिए अनुच्छेद 74 बोलता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। मतलब ये एक तरह से मंत्रिपरिषद का काम बता दी। मंत्रिपरिषद का काम होगा राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देना। ठीक है। आगे बोलता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद, मतलब कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद बोलता है कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह कि किसी भी अदालत में जांच नहीं होगी। मतलब ये प्रावधान बोलता है कि अब मान लीजिए कोई काम है फिर, या किसी में रिट जारी कर सॉरी पीआई जारी कर दिया जिसके तहत उसने ये जानने की कोशिश की कि राष्ट्रपति को कौन सी सलाह दी गई, तो उसने सीधे प्रतिबंधित कर दिया कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को कौन सी सलाह दी गई, कब दी गई, इसके बारे में इसकी जांच किसी भी अदालत में नहीं की जा सकती। उसके बाद बोलता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने सॉरी मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को कुछ सलाह दी या कुछ सलाह या प्रस्ताव भेजा राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति को लगता है कि ये सही नहीं है या जो भी हो, तो वो क्या कर सकता है कि मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार करने का अनुरोध कर सकता है। मतलब कि राष्ट्रपति ये कह सकता है कि आप एक बार इस पर पुनर्विचार कर लें, लेकिन लेकिन अगर वह पुनर्विचार के बाद फिर वही सलाह दे देती तो राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये आपके ये पूरे प्रावधान अनुच्छेद 74 के तहत थे। चलिए अब देख लेते हैं अनुच्छेद 75। तो देखिए अनुच्छेद 75 कहता है, अनुच्छेद 75 मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान करता है कि अन्य मंत्रियों से जुड़े अन्य प्रावधान। तो सबसे पहले मंत्री में प्रधानमंत्री होता है। तो ये होता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाए। अब देखिए प्रधानमंत्री भी एक तरह का सांसद ही होता है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी है तो मोदी जी भी एक वाराणसी के सांसद है, ठीक है ना। अब ये सांसद के रूप में तो चुन करके जनता ने उनको लोकसभा में बैठा दिया, लेकिन लोकसभा में वो थोड़ी ना उस तरह करके 500 लोग आए हैं। तो उन 500 लोगों में से कौन प्रधानमंत्री बनेगा इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मतलब राष्ट्रपति नियुक्त करता है। आप देखिए वो सांसद बन के गए हैं, ये वोट के द्वारा जनता ने भेजा, लेकिन नियुक्त नहीं, वो मतलब यहाँ से भेजना उनका प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं होना है, यहाँ से भेजना सिर्फ उनका सांसद के रूप में कार्य करना है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए फिर वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। उसके बाद है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अब जैसे अब भाई प्रधानमंत्री हो गया, अब उसके बाद गृह मंत्री, राज्य मंत्री, वित्त मंत्री जो भी बनाना है, तो अन्य मंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। मतलब अन्य मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, मतलब प्रधानमंत्री जिसे चाहता है उसे वह मंत्री बना सकता है, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति, या पूछेगा अन्य मंत्रियों की, या पूछेगा रक्षा मंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो भी राष्ट्रपति, बट प्रधानमंत्री की सलाह पर। अब आगे बोलता है कि लिखा है कि कुल संख्या किसकी, मंत्रिपरिषद की। तो कुल संख्या मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब ये बोलता है कि जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में आपके 500, मान लीजिए अभी एग्जाम्पल को 500 लोग हैं, ठीक है। तो आप मंत्रिपरिषद का साइज कितना बड़ा होगा, तो ये बताता है कि 500 का 15% ही मंत्रिपरिषद हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब 75 लोग ही मंत्री, मतलब एज एग्जाम्पल के रूप पे, कि मतलब कि जितनी भी लोकसभा की आपकी साइज है उसका सिर्फ 15% ही प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में होंगे, ठीक है ना। आप ये नहीं कि आप पूरे जितने भी लोग हैं सबको कोई ना कोई मंत्री, ऐसा नहीं। और ये प्रावधान मूल मूल संविधान में नहीं था। ये इस प्रावधान को 91वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में जोड़ा गया था। तो आपको सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि मंत्रिपरिषद के आकार से संबंधित कौन सा संशोधन किया, 91वां संविधान संशोधन 2003। और पूछेगा मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्य का कितना प्रतिशत होता है, तो 15% होता है। फिर उसके बाद होता है कि किसी भी सदन का सदस्य जो विक्षेपण के लिए आयोग है, वह मंत्री के रूप में भी नियुक्त होने के लिए आयोग है। मतलब कि अगर कोई भी मान लीजिए सदस्य, अगर वो विक्षेपण मतलब डिफेक्शन, अगर उस पर वो डिफेक्शन के तहत आयोग हो गया तो फिर वो मंत्री भी नहीं बन सकता। चलिए उसके बाद देखते हैं कि मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करेंगे। मतलब कि कोई भी मंत्री होता है, जैसे प्रधानमंत्री हो, जैसे राष्ट्रपति 5 साल के लिए, उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए, लेकिन मंत्री का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है। मंत्री कितने समय तक पद धारण करेगा ये राष्ट्रपति की चाहिए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी, ठीक है ना। कोई कार्यकाल ऐसा फिक्स नहीं है। तो ये राष्ट्रपति की इच्छा
के अनुसार पद धारक मतलब राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें मंत्री पद से हटा सकता है। फिर लिखा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद सामूहिक मतलब टोटल 75-80 लोग, वो सामूहिक रूप से मतलब कि अगर लोकसभा में कोई भी अगर क्वेश्चन करना है, कोई भी क्वेश्चन का जवाब चाहिए तो वो मंत्रिपरिषद देगी। मतलब कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, याद है सामूहिक रूप इंपॉर्टेंट है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो वो होगा राष्ट्रपति। इसीलिए लिखा क्यों राष्ट्रपति, क्योंकि मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पद धारण करता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा। और अगर पूछेगा कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो है राष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति किसी पर्सनल एक व्यक्ति एक मंत्री को बुला करके उससे क्वेश्चन जब सवाल जवाब कर सकता है। ठीक। उसके बाद है किसी मंत्री के कार्यालय में प्रवेश होने से पहले राष्ट्रपति उसे शपथ दिलाएगा। तो देख लीजिए। उसके बाद है जो लगातार 6 माह तक किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वह मंत्री नहीं हो सकता। फिर है वेतन और भत्ते संसद, मतलब कि जितने भी मंत्री के वेतन भत्ते होंगे ये सब संसद निर्धारित करेगी। तो ये सारे प्रावधान थे आपके अनुच्छेद 75। अब अनुच्छेद 76 देखो, तो अनुच्छेद 76 कुछ नहीं, ये अटॉर्नी जनरल का प्रावधान करता है, जो कि एक तरह से भारत सरकार के मतलब कि विधि का सलाहकार होता है, विधि के मामलों में सलाह देता है। तो ये अटॉर्नी जनरल हो गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 77। देखिए अनुच्छेद 77 बोलता है कि भारत सरकार के कामकाज का संचालन, अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कामकाज का संचालन करता है और ये बताता है कि भारत सरकार की सभी कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम पर की जाए, क्योंकि अंततः तो मतलब पहला नागरिक वो है, एज ए राजा के तौर पे आप देख सकते हैं संसदीय। तो वो सारी कार्रवाई भारत सरकार के अधीन जितनी भी कार्यवाहियां की जाती है वो सब राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। राष्ट्रपति के नाम से बनाए गए आदेश और अन्य दस्तावेज होते हैं। राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों को अधिक सुविधाजनक, मतलब कुल मिला के राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए वह मंत्रियों के बीच में कार्यों का आवंटन करता है और साथ में उस कार्यों के लिए नियम भी बना सकता है। ठीक है। तो ये सारे प्रावधान थे आपके अनुच्छेद 77 के तहत। उसके बाद है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 ये बोलती है प्रधानमंत्री का कर्तव्य था। मतलब अब प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है कि समय समय पर राष्ट्रपति को अपने कार्यों की जानकारी देना, या राष्ट्रपति जब चाहे तब प्रधानमंत्री से उसके कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। और ये जो प्रधानमंत्री होता है यही आपका राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी के रूप में भी काम करता है। तो मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे वो आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो जय हिंद दोस्तों।